Hello students, how are you all? This is your mentor Ashish Kumar Singh in front of you and here I am today again with a very important session बच्चा लोग। जी हाँ, जेएनवी का एग्जाम इज राइट एट इट्स कॉर्नर। बस एक हफ्ता बचा है और साइंस के अंदर काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर काफ़ी टॉपिक हैं। सर कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं। क्या पढ़े सर कि एग्जाम में क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो? उसी चीज़ को देखने के लिए हम आज आपके साथ लेके आए हैं 1 वीक स्ट्रैटेजी। जी हाँ, वो 1 वीक स्ट्रैटेजी जहां पे हम आपको बताएंगे कि साइंस के अंदर क्या पढ़ना चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसका भी एग्जाम्पल प्रॉपरली आपको इस सेशन में मिलेगा। तो बने रहना सेशन के एंड तक और देख के और समझ के जाना कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े कि जेएनवी एक बार में क्लियर हो जाए। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट फिजिक्स, उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट केमिस्ट्री एंड देयर आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द बायोलॉजी। अब फिजिक्स सबसे पहले क्यों? क्योंकि फिजिक्स का जो सिलेबस है काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इनमें से क्या पढ़ा जाए। बेटा कुछ टॉपिक्स है, नोट डाउन कर लेना, जो फिजिक्स में पढ़ लेना। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है ना यहाँ से आने के चांसेस होते हैं। पहला है बेटा फोर्स एंड प्रेशर। ओके, फोर्स एंड प्रेशर ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिक्स में काफी बार देखा गया है और काफी मतलब हर एक तरह के क्वेश्चंस आए हैं, चाहे वो इजी लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो मीडियम लेवल का क्वेश्चन हो, चाहे वो हार्ड लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो बेटा तुमको यहाँ पे फोर्स एंड प्रेशर में काफी क्वेश्चन देखने को मिला है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को भी देख लेना, अच्छे तरीके से समझ लेना, फ्रिक्शन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साउंड, साउंड भी एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। जी हाँ, साउंड के बिना जिंदगी अधूरी है, अनसुनी है। तो साउंड और एक और टॉपिक मेरे तरफ से दैट इज लाइट। ये 4 टॉपिक तो मतलब वीवीआई कर लेना कि अगर फिजिक्स पढ़ना है और फिजिक्स में से क्वेश्चन एक्सपेक्ट करना है तो इनमें से काफी क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर कोल और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम नाम का एक टॉपिक है, उसको पढ़ लेना। क्यों पढ़ लेना? क्योंकि बेटा इन्वायरमेंट जो है ना, आजकल इन्वायरमेंट कंजर्व करने का बहुत सारा मतलब एजेंडा चलता हुआ देखोगे तुम, बहुत सारा प्रोटेस्ट होता है, बहुत सारे लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं। तो कोल पेट्रोलियम के बारे में समझना काफी जरूरी है। एक्सपेक्टेड है कि कोल पेट्रोलियम से तुमको क्वेश्चन आने का चांसेस बन जाएगा। उसके साथ साथ तुम कंबशन, कंबशन एंड फ्लेम नाम का एक टॉपिक है, कंबशन एंड फ्लेम देख लेना। ओके, कंबशन एंड फ्लेम भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में तुम देख लेना मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स के अंदर 2 टॉपिक हैं, सब टॉपिक जिसे हम कहते हैं। मटेरियल्स के अंदर क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स भी बेटा देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाएंगे। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसी टाइप चैप्टर का, इसी टॉपिक का एग्जांपल लेंगे, दैट इज मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और तुम्हें बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, रिवाइज करना कैसे है। बायोलॉजी के अंदर बेटा क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन नाम का एक चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, जिसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस काफी हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, उनके क्रॉपिंग सीजन, उनके क्रॉपिंग ईयर, टेनवर सब कुछ मेंशन्ड होता है। तो क्रॉप प्रोडक्शन मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एडोलेसेंस, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस नाम का एक चैप्टर है, तुम वो भी देख लेना। एडोलेसेंस से भी काफी क्वेश्चन देखने को मिला है। और उसके साथ साथ बायोलॉजी में बेटा एक और चैप्टर कर लेना, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो कुछ करना चाहे ना करना, लेकिन ये 3+3+4 मतलब कि अगर जेएनवी का एग्जामिनेशन अच्छे से देना है और साइंस को स्कोरिंग बनाना है तो ये 10 चैप्टर है बेटा। रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू to study at least this 10 chapters in a very comprehensive and analytical manner। मतलब कि काफी डेप्थ में पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और सॉल्व करके आना सारे क्वेश्चंस को। अब सवाल ये आता है कि सर आपने ये तो बोल दिया कि अच्छे से पढ़ लेना, अब हम अच्छे से कैसे पढ़े? अच्छे से पढ़ने का तरीका तो बता दो सर, अच्छे से पढ़ने का तरीका बता दो। अगर तरीका पता रहेगा तो हम पढ़ पाएंगे। चलो बेटा एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक चैप्टर है मटेरियल्स। ओके, ये हो गया हमारा चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल्स। अब मटेरियल्स के अंदर ना एक सब टॉपिक है जो कि काफी फेमस है और बच्चे मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सीधा इस टॉपिक पे जंप करते हैं। इस टॉपिक का नाम पता है क्या है? केमिकल चेंजेस इन अ मटेरियल।
अब तुमने चैप्टर खोला, ओके, चैप्टर खोला तो तुम्हें लगा कि भाई बाकी सब तो ठीक है, लेकिन केमिकल चेंजेस इन अ मटेरियल काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, माना कि इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है ना, तुम्हारा दिमाग स्ट्रेट अवे मटेरियल्स खोलने के बाद, मटेरियल्स चैप्टर खोलने के बाद सीधा कहाँ जाता है, सीधा जाता है केमिकल चेंजेस इन अ मटेरियल वाले टॉपिक की तरफ। अब ये जो टॉपिक है ना, तुम्हारा मन करता है कि इसको खत्म करो और इस चैप्टर को वाइंड अप करो, बाकी बाद में देखा जाएगा। ये सबसे बड़ा एरर होता है जो एक स्टूडेंट करता है वाइल प्रिपेयरिंग। ओके, एक चीज होता है क्रोनोलॉजी, ओके, एक चीज होता है क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंगली, मतलब एक फॉर्म में, कंसेक्यूटिव फॉर्म में, अगर हम तुमसे पूछें कि तुम दिन में क्या क्या किए हो, दिन की शुरुआत से लेके अभी तक क्या क्या किए हो, तो तुम एक क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में बता पाओगे। सर हम उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किए, पढ़ाई किए, खेले, सोए, अकॉर्डिंगली याद रहेगा। अब हम तुमसे सीधा पूछ दे कि बेटा बताओ 3 बजे क्या किए हो, थोड़ा सोचना पड़ता है ना कि अरे यार हम 3 बजे क्या कर रहे थे, हो सकता है हम सो रहे होंगे, हो सकता है हम खा रहे होंगे, हो सकता है हम घूम रहे होंगे, है ना। तो क्रोनोलॉजी का इंपॉर्टेंस काफी जरूरी है, बहुत ज्यादा है क्रोनोलॉजिकल मैनर में तुम्हारा पढ़ाई करना। अब इसी चीज को तुमको अपने चैप्टर्स में अमल करना है, मतलब फॉलो अप करना है वाइल रिवीजन। अब तुम इमेजिन करो कि तुमने पढ़ा तो है ही, क्योंकि अब एग्जाम है, नहीं पढ़ा होगा तो मुश्किल होगा। पढ़ा है, मटेरियल्स चैप्टर पढ़ा है, इसके अंदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दो सब टॉपिक है। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए पता है बेटा, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि मटेरियल्स क्या है। सबसे पहला चीज तो तुमको डेफिनेशन याद आएगा कि मटेरियल्स आर एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक्स एन ऑब्जेक्ट, एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट मेक एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मटेरियल। अब एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट से क्या तर्क बनता है, मतलब कि क्या मीनिंग बनता है एलिमेंट्स और ग्रुप ऑफ एलिमेंट से। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग स्क्रू ड्राइवर का। स्क्रू ड्राइवर मतलब पेचकस, पेच कसने के लिए यूज होता है ना लोहा का स्क्रू ड्राइवर। अब ये एक ऑब्जेक्ट है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ मेटल से बना हुआ होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो ये मेटल ही जो है वो एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है। स्क्रू ड्राइवर एक मेटालिक एलिमेंट है, वुड ले लो, वुड एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है, राइट, वुड एक नॉन मेटालिक एलिमेंट है और स्क्रू ड्राइवर एक मेटालिक एलिमेंट है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि चलो एलिमेंट के बारे में हम लोग रिकॉल कर लिए कि एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज नोन एज ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे हम कहां पहुंच गए, इससे हम डायरेक्टली पहुंच गए मेटल्स और नॉन मेटल्स पे कि भैया ऑब्जेक्ट की जब बात करते हैं, एलिमेंट की बात करते हैं, तो दो तरह के होते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स। अब दिमाग बोला कि यार एक और होता है, दैट इज मेटलॉइड्स। ओके, अब ये जो मेटलॉइड्स होता है ये कहीं ना कहीं इनका जो प्रॉपर्टी होता है ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में होता है ना। अब प्रॉपर्टी पे आ गए हम, चलो प्रॉपर्टी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मेटल्स के प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेना कि भैया इनका दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, नॉन मेटल्स आर नॉट। ओके, मेटल्स आर डक्टाइल, नॉन मेटल आर नॉट, मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट। इस तरह से 3-4 डिफरेंस भी तुम रिकॉल कर लिए कि चलो ठीक है, प्रॉपर्टीज का डिफरेंस हम रिकॉल कर लिए कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। तो अब इससे क्या समझ में आया हमें, इससे हमें ये समझ में आया कि मटेरियल्स होते हैं और मटेरियल्स क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होते हैं के बाद अगर अलग अलग तरह के होते हैं तो कितने तरह के होते हैं, दैट इज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। और अगर अलग अलग तरह के होते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनका कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होगा। तो सारों का हम लोगों ने स्पेशल प्रॉपर्टी देखा, सारों का हम लोगों ने डिफरेंस देखा, और अब जाके जो टॉपिक आएगा ना, अब हम लोग समझेंगे कि चलो फिजिकल डिफरेंस देख लिए, तो अब बात करते हैं अबाउट केमिकल चेंजेस। और जब हम केमिकल चेंजेस पे आएंगे ना बेटा, तो हम यहाँ पे देखेंगे रिएक्शन of metals and non-metals with 3 to 4 things, that is reaction with acid, reaction with base, reaction with oxygen। ओके, तो इस तरह से हम लोग इन रिएक्शंस को देखेंगे और फाइनली इस चैप्टर को हम लोग कंक्लूड कर देंगे, मतलब कि हिंदी में बोले तो खत्म कर देंगे, है ना। तो फाइनली हम इन चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। तो इससे क्या हुआ ना बेटा कि तुम सीधा जो कूद के आ रहे थे केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ने के लिए, तो तुमको क्या करना पड़ता कि रटना पड़ता, शायद तुमको ये रिएक्शन भी रटना पड़ता। ओके, उसके साथ साथ शायद कभी अगर तुमको एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाता कि मेटल्स और नॉन मेटल के बीच का डिफरेंस बताओ, या फिर क्वेश्चन आ जाता कि सोनरस कौन है, डक्टाइल कौन है, कौन नहीं है, तो तुम कंफ्यूज हो जाते। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन
यू हैव टू गो इन अ सिंक्रोनस मैनर। इस तरीके से एक बार बस मेरी बात मान लो, इस तरीके से साइंस के हर चैप्टर को रिवाइज कर लो, बस मन में रिवाइज कर लो। ये तो इतना बड़ा चीज है जो तुमको बोर्ड पे लिख के बताना पड़ा। इमेजिन करो कि हम तुमसे बात कर रहे हैं, और जब हम बात कर रहे हैं तुम क्या बोल रहे हैं, मटेरियल्स, एलिमेंट्स, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। कितने तरह के, दो तरह के, मेटल्स, नॉन मेटल्स। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है, डक्टाइल, सोनरस, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये डिफरेंस हो गया। अब आते हैं कि अच्छा सर ने बताया था लास्ट में केमिकल डिफरेंसेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वहां पे 3 रिएक्शन है, रिएक्शन विद एसिड, बेस एंड ऑक्सीजन। तीनों का रिएक्शन कर लिया, समझ में आ गया कि अच्छा इसके साथ ये आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से सिंक्रोनस तरीके में मात्र 5 मिनट के अंदर एक चैप्टर रिवाइज हो गया। 10 चैप्टर है बेटा, अगर 1 से 2 दिन देते हो, 10 चैप्टर है, 1 से 2 दिन अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, ठीक है, 7 दिन है ना हमारे पास, तो तुम 1 से 2 दिन इस प्रोसेस को फॉलो करो, फिर भी तुम्हारे पास 5 दिन बचेगा। चलो 5 नहीं तो 4 तो पक्का बचेगा। 4 दिन अगर तुम इन 10 चैप्टर्स को इस तरीके से कवर अप करोगे, इस तरीके से रिवाइज रिपीट करोगे, तो कहां से क्वेश्चन पूछेगा और क्या नहीं आएगा, रटना तो भूल ही जाओगे। क्रोनोलॉजिकल मैनर में हम लोग सब कुछ समझ के जाएंगे। यही तो हम लोग करते हैं एसडी कैंपस पे, हम लोग कुछ रटवाते नहीं है, हम लोग क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में इस तरीके से पढ़ाते हैं कि मन शांत, तुम शांत और दिमाग भी शांत। तो इस तरीके से तैयारी करो कि तुम्हारा सब कुछ एकदम क्रोनोलॉजिकल मैनर में हो, बिना रटे हो, और इस तरीके से तुम एग्जाम को आसानी से क्लियर कर पाओगे। आई होप कि तुम्हारा ये जो 7 डे का स्ट्रेटेजी है, 7 डेज, ओके, 7 डेज 10 टॉपिक और 1 मेथड, बस ये रूल अप्लाई करो। कहीं लिख लो इस चीज को कि भाई 7 दिन है, 10 टॉपिक है, और सर ने बोला है 1 मेथड, इसको फॉलो करेंगे हम, एग्जाम क्लियर करेंगे हम। और इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं बेटा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ पढ़ना चाहे मत पढ़ना, इनको पढ़ लेना, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है इनमें से एक्सपेक्टेड है। आई होप कि सब बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन। सेशन में आने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और डू नॉट फॉरगेट टू स्टे कूल, स्टे काम। एकदम शांत मन से परीक्षा देना है, शांत मन रखना है, ऑल इज वेल बोलना है। जैसे कि 3 इडियट्स में बोला जाता था, ऑल इज वेल। दिल पे हाथ रखो, बोलो ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा होगा। मिलेंगे तुमसे इंस्टेंटली एग्जाम के बाद, आना और बताना कि कैसा गया एग्जाम और क्या इन टॉपिक से पूछा गया और क्या नहीं पूछा गया। ओके, सो दिस वाज ऑल इन द सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द सेशन। आई विल बी सीइंग यू सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।